वैज्ञानिक प्रबंध, दूसरा था प्रशासनिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हमने बताया था F.W. टेलर, ठीक है, और प्रशासनिक प्रबंध के जनक थे आपके हेनरी ब्योर, और सिद्धांतों को मैंने बता दिया था। आज हम लोग प्रबंध के सिद्धांत का महत्व के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि प्रबंध के सिद्धांत का क्या क्या महत्व होता है। पहला, प्रबंधकों को वास्तविक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। पहला क्या है कि प्रबंध के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग यह है कि इसके माध्यम से जो प्रबंधक है, ठीक है, जो भी प्रबंधक अर्थात प्रबंध संबंधित कार्यों को कराने वाला व्यक्ति प्रबंधक कहलाता है। तो उन सब प्रबंधक को उनकी वास्तविक ज्ञान, उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है कि उनको किस प्रकार से अपने साधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करना है, और उस साधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करके वह अधिकतम उत्पादन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अब संसाधन जैसे मशीनीकरण हो गया, मानवीय संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, उन संसाधनों का प्रयोग हम प्रबंध के सिद्धांतों के माध्यम से ही करते हैं। जब हमको प्रबंध के सिद्धांत के बारे में जानकारी देगी कि हमको किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना है, तो उस प्रकार से हम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बदलती पर्यावरण की आवश्यकता की पूर्ति। बोला कि जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, वैसे वैसे मानव की इच्छाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। उसी के साथ साथ हमको भी प्रबंध संबंधित सिद्धांतों में परिवर्तन करने होते हैं, और मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि बदलते पर्यावरण की आवश्यकता को देखते हुए हमें प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करते हुए निम्नलिखित बदलाव करने होते हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक निर्णय। बोल रहे हैं कि प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी निर्णय व्यवहार के स्वरूप नहीं है, अर्थात सभी निर्णय जो होते हैं वह सिद्धांतों के आधार पर, वैज्ञानिक निर्णय के आधार पर ही लिए जाते हैं। अर्थात कोई भी निर्णय इसमें जल्दबाजी से नहीं लिया जाता, क्योंकि जल्दबाजी से निर्णय लेने पर हमें हानि उठाने पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंध का सिद्धांत है कि सम्मिलित है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। इसमें क्या होता है कि प्रबंध का यह भी सिद्धांत है कि हम मानवीय आवश्यकताओं को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए उसकी भी उत्तरदायित्व हम पूरा करते रहें। अर्थात समाज को जिस जिस वस्तुओं की आवश्यकता है उन नई नई वस्तुओं का हम उत्पादन करते रहें, जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति उनको हो सके। और लास्ट आपका है प्रबंध प्रशिक्षण व शिक्षा। बोल रहे हैं कि प्रबंध प्रशिक्षण अर्थात प्रबंध संबंधित कार्य करने के लिए इनको प्रबंध का ज्ञान होना चाहिए। प्रबंध क्या हमने बताया था, विभिन्न व्यक्तियों के समूह द्वारा कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी प्रबंध के सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्रबंध प्रशिक्षण और ज्ञान शिक्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात इन सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए ही हम एक श्रेष्ठ प्रबंध कर सकते हैं। प्रबंध के महत्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, तो प्रबंध के सिद्धांत किस प्रकार से होते हैं। पहला क्या है, सर्वप्रयुक्त, दूसरा है लोचकता, तीसरा है कारण एवं परिणाम में संबंध, चौथा है अनिश्चित, और पांचवा है सामान्य मार्गदर्शन, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत में सर्वप्रथम आता है सर्वप्रयुक्त, मतलब यह सिद्धांत क्या सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रबंध का सिद्धांत कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह सभी संस्था, कंपनियों, व्यवसाय आदि सबके लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लोचकता में क्या होता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत हम इसमें सिद्धांत में कुछ भी नियम और शर्तों को घटा बढ़ा सकते हैं। अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुरूप जैसे समय पर जो परिवर्तन को इसके अंदर करना होता है, तो हम प्रबंध के सिद्धांत में परिवर्तन करके और अधिकतम उत्पादन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कारण एवं परिणाम में संबंध, मतलब क्या कि प्रबंध का सिद्धांत जो बनाया गया वो विशिष्ट कारणों के लिए बनाया गया, अर्थात कि जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें कारण एवं परिणाम में आपस में संबंध स्थापित होता है। अगर जिस कारण से प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं और उस परिणाम तक वह पहुंच रहे हैं, इन दोनों में संबंध स्थापित करने के कारण कार्य जो है प्रबंध के सिद्धांत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अनिश्चित। अनिश्चित में क्या कि यह सिद्धांत जो होता है कभी भी रुकने वाला नहीं होता है, यह लंबे समय तक चलने वाला सिद्धांत होता है। यह
जब तक व्यवसाय आपका चल रहा है तब तक आपको इन सिद्धांतों का पालन करना होता है। नेक्स्ट सामान्य मार्गदर्शन बोला, प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा ही व्यक्ति को किस प्रकार से प्रबंध संबंधित कार्य करने हैं उन सभी मार्गदर्शन दिशा निर्देश को मिलते रहते हैं। इसी मार्गदर्शन में आपका प्रबंध के कार्य आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रबंध के कार्य में नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा और नियंत्रण, ये 7 कार्य होते हैं जो कि एक के बाद एक करने होते हैं। जैसे कोई भी व्यवसाय हम स्थापित करते हैं, सर्वप्रथम हमको प्लान करना होता है किस चीज का व्यवसाय करना है, किस स्थान पर करना है, कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके कार्य के लिए हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि एक बड़े स्तर का हमको व्यवसाय प्रारंभ करना है, तो उसके लिए हम संगठन अर्थात समूह, व्यक्तियों के समूहों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, उन समूहों की व्यवस्था करने के पश्चात हम क्या करते हैं, स्टाफिंग, तीसरा नंबर स्टाफिंग आता है, इसको बोलते हैं नियुक्तिकरण। इसमें क्या होता है कि जितने भी संगठन में व्यक्ति शामिल होते हैं उनको उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निर्देशन, जिसको संचालन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी कर्मचारी हम जिस पद पर नियुक्त कर दिए हैं उनको किस प्रकार से आगे कार्य करना है समय समय पर हम मार्गदर्शित करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है समन्वय। इसके अंदर इसका अर्थ होता है तालमेल। ठीक है, अर्थात जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें आपस में समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, कर्मचारियों में अगर किसी भी प्रकार की कोई मतभेद होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं होती है, तो इससे व्यवसाय को हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर आपका आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि हम जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति हम उत्साहित करते रहते हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को और अच्छे प्रकार से करें। लास्ट आपका आता है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ये प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य होता है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो भी कर्मचारी हम रखे हैं, जिस कार्य के लिए नियुक्त किए हैं, वह उस कार्य को सही प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी प्रकार से कहा जाए कि प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा ही हम सभी प्रकार के जो मार्गदर्शन होते हैं व्यवसाय में उसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये 5 सिद्धांत, ये 5 इसके आपकी प्रकृति हो गए। ठीक है, एक टॉपिक आपका रह गया था आदेश की एकता व निर्देश की एकता में अंतर। मैंने बताया था आदेश की एकता और निर्देश की एकता होता क्या है। ठीक है, इस सिद्धांत में आपके लिए ये जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत था उसमें आपका एक पॉइंट था आदेश की एकता और एक पॉइंट था निर्देश की एकता। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी प्रबंध संबंधित कार्य कर रहा है, ठीक है, जो भी कर्मचारियों को हम कार्य करने के लिए नियुक्त किए हैं, ठीक है, तो उसको आदेश एक ही अधिकारी के द्वारा दिया जाना चाहिए, अर्थात आदेश में एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसा ना हो कि 2 अधिकारी आदेश दे दें तो वह आदेश का उल्लंघन कर दे, ठीक है, और वह अपने तरफ से दूसरा कार्य करने लगे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आदेश में एक रूपता होनी चाहिए, और उसी प्रकार से निर्देश में कि आपको किस कार्य के बाद कौन सा कार्य करना है निर्देशित किया जाता है। इसका कार्य, इसका आदेश जो है योजना अधिकारी द्वारा दिया जाता है, जो कि प्लान बनाता है कि किस प्रकार से वो कार्य को कराना है। ठीक है, तो निर्देश की एकता भी एक ही समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 अलग अलग अधिकारी निर्देश देते जिससे कि गलत निर्णय लेकर उनको हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक है, इसमें अंतर देखिए क्या है आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर। पहला है आपका आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त करने चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी हमको आदेश मिलता है, जो भी स्टाफ हम रखते हैं, जो भी नियुक्ति किए हैं, उन सभी कर्मचारियों को आदेश केवल एक ही अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए, जो कि जिस कार्य के लिए वो रखा गया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि दूसरे कार्य वाला अधिकारी भी जाकर उसको आदेश दे दे और वो उसके आदेश का पालन करे और दूसरे का उल्लंघन करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदेश केवल एक ही अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि एक समान रूप से सभी कर्मचारी सभी कार्य को कर सके। ठीक है, उसी प्रकार से निर्देश की एकता में क्या है, निर्देश केवल एक योजना अधिकारी से प्राप्त करना चाहिए, अर्थात जो जिस निर्देश देने के जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिस अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाता है, उसी अधिकारी के माध्यम से ही हमको निर्देश प्राप्त करना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हमको कौन सा कार्य करना है। ऐसा ना हो कि दूसरे अधिकारी से ले, जिससे कि हमको गलत निर्णय उठाना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह आदेश के दोहराव को रोकता है, अर्थात क्या आदेश की एकता रहेगी। अगर एक ही अधिकारी आदेश दे रहा है तो उस आदेश को कोई दोबारा दोहरा नहीं सकता, अर्थात दूसरा कोई आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाए कि आदेश की एकता होने से आदेश के दोहराव की संभावना नहीं होती है। उसी प्रकार से निर्देश में एक
योजना अधिकारी जिसको हम नियुक्त किए हैं, ठीक है, उसके द्वारा जब हम निर्देश देते हैं, ठीक है, तो यह अगर एक ही अधिकारी हम नियुक्त किए हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि निर्देशों में हमारे एक रूपता रहेगी। अगर हम ढेर सारे अधिकारी बस निर्देश देने के लिए नियुक्त कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि निर्देशों में एक रूपता का अभाव आएगा, जिससे क्या होगा कर्मचारी अपने मनमाने तरीके से कार्य करने लगेंगे और हमें व्यवसाय में हानि होने लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्या बोला, यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं, अर्थात क्या आदेश में अगर हम एक रूपता का अभाव पाया जा रहा है, अगर आदेश में एकता नहीं हो रही है तो इससे क्या होता है कर्मचारी प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात क्या कर्मचारी दो प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं, एक सही अनुकूल रूप से, एक प्रतिकूल रूप से। अनुकूल मतलब क्या, जब एक ही अधिकारी आदेश दे रहा है तो वह सही ढंग से प्रभावित होंगे, उसी के आदेश से कार्य करेंगे, लेकिन अगर दो अधिकारी आदेश दे रहे हैं तो उस स्थिति में वो प्रभावित प्रतिकूल दृष्टि से होने लगेंगे, अर्थात वो असमंजस में पड़ जाएंगे कि किसके आदेश को माना जाए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, ठीक है, और यह पूरे संगठन को प्रभावित कर देती है, अर्थात संगठन हमने बनाया है, ठीक है, उस संगठन में हमने व्यक्तियों की नियुक्ति की है और उन व्यक्तियों द्वारा हमको कार्य को कराना है, ठीक है, और निर्देश तो हमको गलत मिल जा रहा है, ठीक है, मतलब दिया गया निर्देश क्या है, हमको 100 बंडल बनाने हैं और बोल दिया कि नहीं आज 50 बंडल ही बनाने हैं, दूसरा अधिकारी बोल दिया कि नहीं 50 बंडल बनाने हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो 100 वाले कार्य करने वाले थे वो और धीरे धीरे कार्य करेंगे, जिससे कि 50 ही बनाना चाहेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि जिससे पूरा संगठन प्रभावित हो जाता है, अर्थात अगर एक गलत निर्देश दे देते हैं तो उस स्थिति में हमारे उत्पादन कार्य कम हो जाएगा और पूरा संगठन हमारा प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रबंध के महत्व के, प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के बारे में बताया, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति के बारे में बताया और आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर बता दिया है, ठीक है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति में पहला सर्वप्रयोग, इसमें क्या है बोला कि यह सिद्धांत जो होता है यह सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी भी व्यवसायिक संस्था द्वारा, कंपनी द्वारा, ठीक है, अर्थात मानव जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, लोचकता, यह सिद्धांत ऐसा होता है कि इसमें लोचकता होता है घटाना बढ़ाना, ठीक है, अर्थात क्या यह सिद्धांत ऐसा होता है कि इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी नियम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें अपने समाज की दृष्टि से हम अनुकूलतम परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट कारण परिणाम में संबंध, इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रबंधन का जो भी सिद्धांत है वो किसी विशेष कारण के लिए बनाया गया है, अर्थात विशेष कारण क्या है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना और उसका क्या परिणाम निकलता है, इन दोनों में आपस में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट अनिश्चित, बोल रहा है प्रबंध जो होता है अनिश्चित काल तक चलता रहता है, ठीक है, इसके सिद्धांत जो होते हैं वो अनिश्चित काल तक चलते आते हैं, ठीक है, और जब तक हम व्यवसाय स्थापित है हमारा, जब तक व्यवसाय हमारा चल रहा है तब तक हमको इन सिद्धांतों का पालन करना होता है। नेक्स्ट सामान्य मार्गदर्शन, बोला प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमको प्रबंध संबंधित कार्य किस प्रकार से करना होता है, इसके माध्यम से हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक है। और इधर आपका आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर बता दिया था आपको। आदेश की एकता क्या है, आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त करने चाहिए, ठीक है, अर्थात आदेश दो अधिकारी से नहीं लेने चाहिए क्योंकि उस स्थिति में आदेश का उल्लंघन हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार से बोला निर्देश, अर्थात जो दिशा निर्देश जो अधिकारी देता है, जो योजना बनाता है कि किस प्रकार से हमको कार्य को करना है, तो वही बोल रहा है कि निर्देश केवल एक ही योजना अधिकारी से हमको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है यह आदेश के दोहराव को रोकता है, अर्थात क्या, जब एक ही अधिकारी आदेश दे रहा है तो उस स्थिति में जो आदेश का दोहराव होता है, अर्थात दो अधिकारी आदेश देंगे तो उस स्थिति में दोहराव मतलब किसके आदेश को माना जाए, किसके आदेश का उल्लंघन किया जाए या स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आदेश के दोहराव को रोकने का कार्य आदेश की एकता द्वारा होता है, ठीक है। इसमें निर्देश की एकता क्या बोल रहा है, निर्देशों के में एक रूपता लाता है, अर्थात क्या निर्देश एक अधिकारी द्वारा दिया जाएगा तो उस निर्देश का पालन जो होता है सभी कर्मचारी मिलकर करते हैं, जिसके माध्यम से निर्देश में एक रूपता पाई जाती है। लास्ट में बोला यह कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, अर्थात क्या आदेश की एकता होने से क्या होता है कि जब आदेश एक समान हम दे रहे हैं तो ये कर्मचारियों के ऊपर अनुकूल इसका प्रभाव पड़ता है और वह सभी उसी आदेश का पालन करके कार्य को करते हैं। और यह बोला यह पूरे संगठन को प्रभावित कर देता है, अर्थात बोला कि अगर निर्देश गलत मिल जाता है या सही होता है तो ठीक है, अगर गलत मिल जाता है तो उस स्थिति में
क्या होता है, पूरा संगठन उससे प्रभावित हो जाता है, अर्थात वह गलत कार्य करने लगता है और व्यवसाय में हमको हानि उठानी पड़ जाती है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।